वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, हम लोगों ने कल किए नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स एंड आई होप कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन जो था नेशनल इनकम का वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आप फेमिलियर हो चुके होंगे कि किस तरीके से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। अब बारी आती है हमारे कुछ और चैप्टर्स की जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो कौन से चैप्टर्स हैं? एक तो है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू द मल्टीप्लायर, एमपीसी, एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आपको गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में भी देखने हैं, हालांकि बहुत सिंपल से हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें से भी आपको एक दो सिंपल सी चीज़ें देखनी है जो न्यूमेरिकली आपसे पूछी जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट from our question number 1, which is from the following date about an economy calculate the equilibrium level of national income। आपको यहाँ पे निकालना है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इनकम को किस चीज़ से आप डिनोट करते हो। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है बट आपको खुद भी पता होना चाहिए कि इनकम को हम डिनोट करते हैं वाइज। अब उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपको दे रखा है ये, यानी कि आपको टोटल कंजप्शन दे रखा है 200 प्लस 0.75y। अब यहाँ से बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं 200 की बात करूँ तो ये 200 होता है हमारे लिए ऑटोनॉमस कंजप्शन। उसके बाद 0.75 है आपके लिए बी। अब बी क्या होता है मैडम? बी होता है एमपीसी। तो आपको एक जनरल कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन पता होना चाहिए विच इज सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है आपको? आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आपके पास कितना? 4000 करोड़ का। अब आपको निकालनी है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको पता है कि y होता है हमारा एएस, एएस से हम लोग y को डिनोट करते हैं। अब एएस की जो इक्वेशन है वो जनरली होती है c प्लस एस, बट क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लेवल पर है तो इक्विलिब्रियम लेवल पर एडी और एएस बराबर होते हैं और एडी होता है c प्लस आई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसी पले हमारा जो रूल है उसको इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को अपने सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर आप कह रहे हैं दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस आई। y की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करना ही चाहते हैं और c की क्लियरली आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है विच इज 200 प्लस 0.75y प्लस आई की वैल्यू आपके पास देखो क्वेश्चन में ही दे रखी है कितनी? 4000। तो यहाँ पर आपने लिखा 4000। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर y वाले टर्म्स को एक साथ लेकर आना है। तो 1 माइनस 0.75 तो ये आ जाएगा आपका 0.25y और 4000 प्लस 200 ये आ गया आपका 4200। तो y की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे 4200 डिवाइडेड बाय 0.25, तो यहाँ से डेसिमल हटाया, 2 0 और ऊपर चली गई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू निकल कर आती है 16,800। ठीक है, अगर आपने भी निकाली है तो प्लीज़ मैच करिए। तो इस तरीके से आप अपने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था, हमने इधर से उधर किया, अपने फॉर्मूले का बेस बनाया। हमें पता होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, c की वैल्यू रखी हमने, आई हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही था 4000, y वाली टर्म्स हम एक साथ लेकर आए। ये इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 है तो 1 माइनस 0.75 0.25 आएगा, ये चीज़ पता चल गई। और 200 प्लस 4000 4200, तो बस अब आपने सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको नेशनल इनकम दे रखी है 400। ऑटोनॉमस कंजप्शन यहाँ पे थोड़ा सा इसकी वैल्यू गलत है, ये 100 है आपकी ऑटोनॉमस कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आपके 70। ठीक है, अब पीछे वाली चीज़ से ही बेस बनाते हैं कि हमें पता है कि एडी इज इक्वल्स टू एएस होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे और वहीं पे सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो अब यहाँ पे जब हमें ये चीज़ पता चल चुकी है तो एक चीज़ तो फाइनल है कि अगर आपका नेशनल इनकम यानी कि एएस अगर 400 है तो एडी भी 400 है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर 70 है तो उसी पॉइंट पे आपकी सेविंग भी 70 रहेगी। ठीक है, हम यहाँ पर एमपीएस को निकालने के लिए पहले एमपीसी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर फिलहाल गिवन है वो सारे के सारे किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कंजप्शन को। तो लेट्स स्टार्ट विद एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब एडी आपके पास 400 है, सी के लिए अपना कंजप्शन फंक्शन वाला ही जो आपका लॉजिक है वो लगाओ कि कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ पर आपके पास ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 है, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, वाई हमारे पास 400 है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करें 100 प्लस 400 बी प्लस इन्वेस्टमेंट है आपके पास 70,
तो 400 इज इक्वल्स टू 170 प्लस 400b। तो यहाँ से अब आप 400 माइनस 170 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 230 इज इक्वल्स टू 400b। तो b इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय 400। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करें तो आ रहा है 0.576। आप चाहें तो इसको अप्रॉक्स में 0.58 भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसको 0.58। ये आपकी किस चीज़ की वैल्यू आई है? ये आई है आपके b की वैल्यू। बट आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 माइनस b। तो 1 माइनस 0.58 अगर आप निकालेंगे तो आपके MPS की वैल्यू आ जाएगी 0.42। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इकोनॉमी चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़। आपको इन्वेस्टमेंट का चेंज दे रखा है 500, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि k इज इक्वल्स टू 1/MPS होता है, विच मीन्स 1/0.2 है आपके पास, तो ये आ गया आपका 5 टाइम्स, ठीक है। ये तो हो गया पहले वाला। चेंज इन फाइनल इनकम, अब आपको पता है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा i होता है, जहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू 5 आ चुकी है, डेल्टा y आपको निकालना ही है। डेल्टा i आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 500, तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ गई 2500। और सीधी सी बात है, जब ये 5 टाइम्स आपको यहाँ पे पता चल गया है कि आपने जितने से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया उसके 5 टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज होगी, तो वो आ जाएगा आपका 2500। नेक्स्ट, इफ अ कंजप्शन फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इज, आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बहुत इजी है। एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डेंस सेविंग फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.6y। अब ये बात तो आप सारे लोग जान चुके हो कि 100 हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, और ये जो 0.6 दे रखा है ये होता है b, तो ये अपने आप में ही आपका MPC है। तो आपको MPC की वैल्यू मिल गई 0.6। अब अगर MPC 0.6 है तो भैया MPS कितना होगा? 0.4, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन बनाओगे तो s इज इक्वल्स टू माइनस एस प्लस 1 माइनस BY। तो s इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजप्शन के बराबर ही माना जाता है आपका डिस सेविंग। तो आपके पास ये कितना है? वेर इट इज़ 100। इट इज़ 100, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 100 प्लस 1 माइनस b, यानी कि 1 माइनस b की वैल्यू डायरेक्टली लिखो 0.4 और y एज इट इज। तो ये बन गया आपका सेविंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई निकालना है आपको नेशनल इनकम गिवन है, MPS गिवन है, ऑटोनॉमस कंजप्शन गिवन है। मैं कहूँगी कि मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, बट एटलीस्ट आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करो, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना खुद से भी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब मुझे पता है कि आपका बेस बन चुका है, आपको पता है कि किस तरीके से काम करना है। ये वर्ड देखते ही आपको भी समझ आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। क्या करना है जी? AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू 800 है, ठीक है। और आपको पता है कि AD इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, जहाँ पर आपको AD की वैल्यू गिवन है 800, क्योंकि वो नेशनल इनकम के बराबर ही है। कंजप्शन फंक्शन की बात करूँ तो ऑटोनॉमस कंजप्शन आपके पास 100 है। B की वैल्यू, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर 0.3 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा? 7। Y की वैल्यू आपके पास गिवन है 800। I आपको निकालना ही है, तो यहाँ पर आपने I एज इट इज लिख दिया। अब इधर से पहले अगर आप सॉल्व कर लें तो 100 प्लस ये आ जाएगा आपका 560 प्लस I, तो 800 इज इक्वल्स टू 660 प्लस I। तो I की वैल्यू हो गई 800 माइनस 660, तो ये हो गया आपका 140। चलो यहाँ से आपको मिल गया I भी, ठीक है। इजी है। हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं ऑलमोस्ट, तो आपको इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस की भी अपनी बुक में से प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं थोड़े से गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चंस। तो यहाँ हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है आपका RD होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो देखें ज़रा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि हमारे पास क्वेश्चन में बिल्कुल हैं 80 के, और क्या हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स हैं क्वेश्चन के अंदर? अब रेवेन्यू रिसीट नाम से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके की होती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू है आपके पास 47 और नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी हैं आपके पास 10।
तो ये हो गया आपका 80 माइनस 57 विच इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो मिल गया 23 करोड़ लिखना है, 23 लिखकर नहीं छोड़ के आना, रुपीज 23 करोड़ ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब क्या आपको क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट गिवन है? नाम से देखो तो कहीं भी गिवन नहीं है, बट मेरे बच्चों को ज़रूर पता होगा कि बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं बहुत ही समझदार। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट हो गया 32, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया आपके पास 20, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना निकल कर आया? 12। सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आने वाले, तुम सारे कर लोगे कल। इफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ रुपीज 600 करोड़ एंड इम्पोर्ट्स गुड्स वर्थ रुपीज 450 करोड़, द वैल्यू ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। चलो, BOT किसके बराबर होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं आपको 600 के, इंपोर्ट्स दे रखे हैं आपको 450 के, तो पॉजिटिव 150 आ रहा है आपका आंसर। तो आप हैं सरप्लस ऑफ 150 में, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, इंपोर्ट्स कम दिख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। एक एक नंबर में ही आ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आया अब हमारे पास, इफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन शोज अ डेफिसिट ऑफ 300। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट शो कर रखा है, यानी कि जो 300 है ये आपके नेगेटिव है, और एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 400 करोड़ है, ट्रांसफर पेमेंट 50 करोड़ की है, आपको बताना है द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। अब बच्चे फिर से वही बात कि हमें पता है कि BOT क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, हमें यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अब BOT का ये जो आपको दे रखा है ये डेफिसिट में है, तो माइनस 300, आपको एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं कितने के? 400 के, तो यहाँ आपने लिखा 400, तो इम्पोर्ट्स आपके कितने के रहे होंगे? सीधी सी बात है 700 करोड़ के। ठीक है, तो क्या 700 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट है, इन अ गवर्नमेंट बजट द रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसीट्स आर 70 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़, हाउ मच इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछे हैं, इतना ईजी। रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स के बराबर। अब अगर रेवेन्यू डेफिसिट 35 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको निकालने हैं, और आपके पास यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स हैं 70, रेवेन्यू रिसीट्स हैं आपके पास 70, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने के रहे होंगे? 35 प्लस 70 यानी के 105 करोड़ के। ठीक है जी, समझ आ गया, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आपने जस्ट क्या कर देना है, टोटल एक्सपेंडिचर के लिए करते हुए चलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 105 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 है, तो बस सिंपली आपने दोनों को प्लस कर देना है 225। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर आर 1,47,000 करोड़। उन्होंने दे रखा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो 1,40,000 करोड़ की है, जबकि आपकी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट जो थी वो आपकी 2,70,000 की थी। तो आपको बताना है कि प्राइमरी डेफिसिट आपका कितना होगा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, याद हो गया होगा। अब प्राइमरी डेफिसिट निकालना तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट चाहिए। अब आपको पता है ना कि जो बोरोइंग्स होती हैं वो फिस्कल डेफिसिट ही होती हैं, तो ये दे रखा आपको 2,70,000। इंटरेस्ट पेमेंट उन्होंने आपको बता दी कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, 1,40,000 की रिक्वायरमेंट है, तो सीधे सीधे यहाँ से आपने प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट किया। कितना आएगा जी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम भी लिख देते हैं यहाँ पर 1,30,000 करोड़। लो जी, हो गया कंप्लीट। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने आज आपको प्रैक्टिस कराए अपने बाकी के 3 यूनिट में से, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स अब आ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका बहुत बढ़िया हो चुका होगा, और आपने बस लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं करना है। ये टॉपिक है, टाइप्स है, इससे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको खुद भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे अगर 10 मैं करा रही हूँ तो 10 आपकी करने की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो आज अपना ये वाला सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बट बिल्कुल आज आपको गुरु मंत्र के रूप में गेस्ट पेपर भी मिलने वाला है, तो उसको करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरा आपका हाई होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से कल आप एग्जाम देकर आ पाएंगे। सो डेफिनेटली वेट फॉर दैट गेस्ट पेपर ऑल्सो।